स्वागत है आप सबों का अपना YouTube चैनल यस स्टडी एजुकेशन में। मैं चांदनी एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से सी-टेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब NCERT बुक क्लास 5 का लेसन 19 और 20 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 3 का टोटल लेसन तथा क्लास 4 का टोटल लेसन कंप्लीट कर चुके हैं तथा क्लास 5 का लेसन 1 से लेकर लेसन 18 तक का भी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। लेसन 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी। इस लेसन में बीज अपनी कहानी बता रहा है और उस बीज का नाम है बाजरा। वो बाजरा ये बता रहा है कि बहुत साल पहले उसको एक सुंदर बक्से में रखा गया था, लगभग 1940 ईस्वी में। और उसका जन्म कहाँ हुआ था? उसका जन्म गुजरात के वान गांव में हुआ था। तो इस लेसन में कुछ खास कहानी नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वान गांव। बाजरा सबसे पहले गुजरात के वान गांव में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा कि बाजरा सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो गुजरात के वान गांव में बाजरा हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है पुराने समय में बीजों का भंडारण। तो पुराने समय में बीजों का भंडारण कैसे होता था वही इसमें बता रहा है। तो सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें बीजों को रखा जाता और कीड़ों से बचने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई जाती थी। तो ध्यान दीजिएगा कि जब पहले के समय में बीजों को सूखी लौकी के अंदर मिट्टी से लीपकर उसमें बीजों को रखा जाता था और उसी लौकी के अंदर नीम की पत्तियां बिछाई जाती थी ताकि उस बीज में कीड़े न लगे, कि उस बीज को काफी समय तक रखा जा सके। नेक्स्ट है ऊंधियू। ऊंधियू क्या है? तो गुजराती सब्जी को ऊंधियू कहा जाता है। गुजराती में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि गुजराती में ऊंधियू का मतलब क्या होता है, तो उल्टा। नेक्स्ट है पहले के जमाने में सर्दियों के मौसम में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरकर उसे सील बंद करके कोयले की अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता था। इसी पकी सब्जी को ऊंधियू कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए कि पहले के समय में जब सर्दी का मौसम होता था, उसी मौसम में जब खेत से ताजी सब्जियों को तोड़ के लाता था और उसी ताजी सब्जियों में मसाले के साथ उसको एक मटके में भर दिया जाता था और मटके को एक सील बंद करके कोयले के अंगारों पर मटके को उल्टा रखा जाता था और उल्टे रख के इस सब्जी को पकाया जाता था। इसी पकी सब्जी को ऊंधियू कहा जाता है। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां, दूध का मक्खन और दही खाते थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब ऊंधियू बनता था तो उसके साथ क्या क्या सामान खाते थे, तो मिट्टी के चूल्हे पे पकी बाजरे की रोटी और दूध का मक्खन और दही भी साथ में खाते थे। नेक्स्ट है भास्कर भाई की बाड़ी या फॉर। तो इसमें क्या दिया हुआ था, गीत का रहने वाला जो कक्षा 5 का कुछ बच्चा था जो भास्कर भाई की फॉर्म को देखा और उस पर एक रिपोर्ट लिखी। उसी रिपोर्ट के बारे में इसमें दिया हुआ है कि उनकी बाड़ी में यानी कि फॉर्म में क्या क्या चीज रखा हुआ होता है के बारे में ये दिया गया है। तो गुजरात का देहरी गाँव भास्कर भाई की बाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा कि गुजरात का जो है देहरी गाँव भास्कर भाई की बाड़ी के लिए प्रसिद्ध। इनके फार्म के चारों ओर नारियल के पेड़ ही नजर आते हैं और बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले क्रोटोन के पौधे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भास्कर भाई की फार्म है उस फार्म के चारों ओर नारियल के पेड़ ही नजर आते हैं और जब नारियल के पेड़ के बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले क्रोटन के पौधे हैं। क्रोटन के पौधे लगाने से यह फायदा होता है कि जब इसके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो यह पता चल जाता है कि बाड़ी के इस भाग को पानी देना है। तो क्रोटन के पौधे क्यों लगाया जाता है, तो क्रोटन के पौधे इसलिए लगाया जाता है कि इसमें खासियत होती है, जब क्रोटन के पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तो इससे पता चल जाता है कि जिस भाग में क्रोटन के पौधे लगाए हुए हैं उस भाग में पानी देने की जरूरत है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्रोटन के पौधे की क्या खासियत।
नेक्स्ट है, इनके बाड़ी में फैक्ट्री की बनी खाद का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि यहाँ की जमीन जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केचुए से उपजाऊ बनी रहती है। तो ध्यान दीजिएगा कि इनकी बाड़ी में फैक्ट्री का खाद का यूज नहीं होता है। तो इनकी जमीन किससे उपजाऊ होती है? तो जड़ों से, पत्तों से, शाखाओं के सड़ने से और केचुओं से। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों चीज से इनकी जमीन जो है उपजाऊ होती है। ये पॉइंट शायद एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। नेक्स्ट है, केचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे जमीन पोली या भुरभुरी हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब केचुए जमीन में छेद बनाते हैं तो उससे जमीन क्या हो जाती है? तो पोली या भुरभुरी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी देखते हुए कि जहाँ केचुए जमीन के अंदर रहता है उसके ऊपर में जमीन भुरभुरी हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ होती है। तो यहाँ भी ध्यान रखिए कि ये जो केचुआ है उसी के मल से जमीन उपजाऊ हो जाती है। लेसन है 20, किसके जंगल। इस लेसन में जंगल के बारे में दिया गया है और इस लेसन में सूरजमणि नाम की एक लड़की है जो आदिवासी है और वो जंगल बचाने की काफी कोशिश की है। इसी के बारे में इस लेसन में दिया गया है। वो झारखंड की रहने वाली है। तो इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है झारखंड का। सबसे पहला पॉइंट है सूरजमणि चमकता सितारा स्टार गर्ल। चमकता सितारा जो है उन लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल ली। इससे पहले भी मैं आप लोगों को 3 लड़कियों के बारे में बताई थी जो वो भी चमकते सितारे ही थे, क्योंकि चमकता सितारा उन लड़कियों की असाधारण कहानी होती है जो स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल लेती है। तो उनमें चमकते सितारा में कौन कौन था? तो आफरीन थी, जरीन, खुसरून और अफसाना, ये सभी थी और सूरजमणि थी और बहुत सारे लड़कियों के बारे में भी मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है, सूरजमणि झारखंड की रहने वाली एक आदिवासी महिला थी। इनकी पढ़ाई लिखाई झारखंड के बिशुनपुर गांव में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि सूरजमणि जो है झारखंड की रहने वाली एक आदिवासी महिला थी और इनकी पढ़ाई लिखाई झारखंड के बिशुनपुर गांव में हुई थी। नेक्स्ट है, ये अपने गांव की पहली ग्रेजुएट महिला थी। इनके गांव के लोग कुडुख भाषा बोलते थे। तो जो सूरजमणि थी उनके गाँव के लोग कुडुख भाषा बोलते थे और ये अपने गाँव की पहली ग्रेजुएट महिला थी। नेक्स्ट है, इन्हें जंगल की साहसी बेटी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 21 साल में बासवी दीदी के साथ मिलकर तोरांग केंद्र भी खोली थी। सूरजमणि है, उन्हें साहसी बेटी के नाम से जाना जाता है और वो 21 साल की उम्र में ही बासवी दीदी के साथ तोरांग केंद्र भी खोली थी। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। एक एक पॉइंट सीटेड पेपर फर्स्ट EVS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, जब सूरजमणि कॉलेज में थी उसी समय उनकी मुलाकात बासवी दीदी से हुई थी जो पत्रकार थी। दोनों ने मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। तो जो सूरजमणि थी जब कॉलेज में थी उसी समय उनकी मुलाकात बासवी दीदी से हुई और बासवी दीदी वो पत्रकार थी और ये दोनों ने मिलकर झारखंड जंगल बचाओ का काम शुरू किया था। क्योंकि झारखंड में ठेकेदार जो था पेड़ को कटवा रहा था, इसीलिए इन लोगों ने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम शुरू किया। सूरजमणि ने गांव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया था, जिसमें उनका साथ विजय ने दिया था। तो ध्यान रखिए कि सूरजमणि का साथ कौन दिया था? तो विजय दिया था जब वो गांव वालों के हक के लिए लड़ना शुरू की थी। विजय उसके बचपन का साथी था तथा बाद में सूरजमणि ने विजय से शादी भी कर ली। तो ध्यान रखिए कि जो विजय था उसके बचपन का साथी था और सूरजमणि बाद में उसी विजय से शादी भी कर ली। नेक्स्ट है, सूरजमणि के एक और साथी का नाम मिर्ची था जो दिन रात उसके साथ रहता। ध्यान दीजिएगा कि उसके साथी का नाम विजय था जिसके साथ सूरजमणि शादी कर ली और जो दूसरा साथी था उसका नाम मिर्ची था। नेक्स्ट टॉपिक है कुरुख। तो झारखंड में बोली जाने वाली आदिवासी भाषा कुरुख है। तो ध्यान दीजिएगा कि कुरुख क्या है? तो एक आदिवासी भाषा है जो झारखंड में बोली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है तोरांग। कुरुख भाषा में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। तो कुरुख भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? तो जंगल। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, तोरांग एक संस्था है और इस संस्था को सूरजमणि तथा बासवी दीदी ने खोला था। तो तोरांग क्या है? तो एक प्रकार का संस्था है और इस संस्था को किसने खोला था? तो बासवी दीदी तथा सूरजमणि ने इस संस्था को खोला था।
नेक्स्ट है इस तोरांग केंद्र में बच्चों को जंगल से लगाव, जड़ी बूटियों की समझ, बांस से नई नई चीजें बनाना, त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाना, अपने पहनावे को बनाए रखना तथा स्कूल की भाषा और कुरुक भाषा में संबंध बनाना सिखाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जितनी भी बातें सभी बातें इंपॉर्टेंट है। तोरांग केंद्र में क्या क्या सिखाया जाता है? तो तोरांग केंद्र में बच्चों को जंगल से लगाव, जड़ी बूटियों की समझ, बांस से नई नई चीजें बनाना, त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाना, अपने पहनावे को बनाए रखना तथा स्कूल की भाषा और कुरुक भाषा में संबंध बनाना सिखाया जाता है। एग्जाम में इसी में से आपके 3 सही दिए जाएंगे और 1 गलत दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि तो गलत को छांटिए, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। नेक्स्ट टॉपिक है साझा बैंक। उसका फर्स्ट पॉइंट है आदिवासी लोग जंगल को साझा बैंक मानते हैं, मेरा या तेरा नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आदिवासी लोग जो है जंगल को साझा बैंक मानते हैं। वे ये नहीं बताते हैं कि ये जंगल मेरा है और ये जंगल तुम्हारा है, वो लोग साझा बैंक उसको मानते हैं। नेक्स्ट वे लोग पेड़ों के गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाते हैं और जड़ी बूटी इकट्ठा करके बाजार में बेचते हैं। तो जो आदिवासी लोग होते हैं वे लोग पेड़ों के गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाता है तथा जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके बाजार में बेचते हैं। तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वे जंगल को काटते नहीं बल्कि जरूरत के अनुसार ही लकड़ी लेते हैं। आदिवासी लोग जंगलों पर अपना अधिकार समझते हैं, वे जंगल के रखवाले होते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जंगल अधिकार कानून 2007। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या लिखा गया है? तो यह कानून आदिवासियों को जंगल पर अपना हक दिलाता है। तो इस एक्ट के तहत आदिवासी को जंगल पर उनका अधिकार दिलाता है। नेक्स्ट जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है। जंगल अधिकार कानून 2007 है, उसके अनुसार जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है। नेक्स्ट है इस अधिकार के अनुसार आदिवासियों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता तथा जंगल बचाने का दायित्व उनकी ग्राम सभा को दिया गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो जंगल अधिकार कानून 2007 है उसमें जंगल बचाने का दायित्व किसका होता है? तो ग्राम सभा को होता है और इस अधिकार के अनुसार आदिवासी को जंगल से हटाया नहीं जा सकता। इस लेसन में मिजोरम के बारे में दिया गया था। मिजोरम में कौन कौन सी खेती होती है? तो यहाँ पे झूम की खेती, स्थानांतरित खेती होती है। और झूम की खेती कैसे की जाती है उसी के बारे में इस लेसन में दिया गया था। तो मिजोरम में एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जब मिजोरम में फसल कटती है तो जब फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है और वहाँ खेती नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है इस जमीन पर जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ा जाता है तो वहाँ जब बांस या जंगल जब उगेंगे तो उस जंगल को उखाड़ा नहीं जाता है, बस वहाँ उसको गिराकर जला दिया जाता है और जलाने के बाद उसमें जो राख होता है वही राख खाद का काम करता है। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से खोदकर या हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। तो राख तो है जमीन में खाद का काम करती है और जब जमीन में खेती का समय होता है उस समय जमीन को जोता नहीं जाता है, बस मिट्टी से हल्के से खोदकर या मिट्टी को थोड़ा सा हिलाकर उसके अंदर बीज को डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक ही खेत में अलग अलग तरह का बीज बोया जाता है और उस बीज में कौन सा बीज? तो मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। नेक्स्ट है इस खेती के लिए जमीन लॉटरी के माध्यम से मिलती है, इसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। इसको तो मैं पहले ही बता दी हूँ कि झूम की खेती को स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। यह खेती के लिए जमीन किसके माध्यम से मिलती है? तो लॉटरी के माध्यम से जमीन मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है एक टीन जमीन खेती या टीन खेती। तो ये क्या होता है? तो एक टीन बीज को जितनी जमीन में बोया जा सकता है उतनी जमीन को एक टीन जमीन कहलाती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग तो टीन देखे ही होंगे, इस प्रकार की टीन होती है
उसमें जो पूरा भरा हुआ बीज डाला जाएगा और इस टीन में जितना जमीन में छिड़का जाएगा उसी को एक टीन जमीन की खेती कहा जाता है। एक टीन बीज को जितनी जमीन में बो दिया जाए उतनी ही जमीन एक टीन जमीन कहलाती है। नेक्स्ट है चिराव। मिजोरम में फसल पकने पर त्योहार मनाया जाता है जिसे चिराव कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट है सभी लोग साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, चिराव नाच भी करते हैं। जब ये फसल पकता है तो उस समय गांव के सभी लोग साथ में खाना बनाते हैं, साथ में खाते भी हैं और मजे भी करते हैं। मजे करने के साथ साथ में वो चिराव डांस भी करते हैं। नेक्स्ट है इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा कि इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी जो होता है आमने सामने बैठता है और ऐसे ढोल बजाया जाता है, उसी प्रकार डंडी को जमीन पे पीटा जाता है और जो डंडियों के बीच में लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते भी हैं। नेक्स्ट है मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। यहाँ लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मिजोरम की मुख्य फसल क्या है, तो चावल है और यहाँ लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, तो इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूले। धन्यवाद।